Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Somni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study Class 12 NCERT Geography, India, People and Economy. In this series, we have already completed the first 5 chapters of this book, and today we would be starting with chapter number 6, and that is your water resources. So if you are new to this series, I would request you to please go through the previous videos and then come for this one, because there are certain terms and ideas which we have already discussed in the previous videos. So to have a clearer picture, I would request you to please go through the previous one and then come for this one. In the last class, we were talking about the chapter land resources and agriculture. We have successfully completed it. Starting with water resources, this chapter is generally something जो हम सबको बहुत अच्छे से जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, टर्म्स प्रॉब्लम्स पता होती हैं, सबको पता है. इन दी वर्ल्ड एवरीबडी नोज दैट वाटर इज इन स्कार्सिटी, वाटर की कमी है और उसको कंजर्व करना कितना ज़रूरी है. सो लेट अस अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स कि क्या क्या वट आर दी सोर्सेज जहाँ से आपको पानी मिल सकता है, वट कैन यू डू टू कंजर्व वाटर. तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से दुनिया आज है, क्या वो हमेशा वैसी ही रहेगी? क्या फ्यूचर इज गोइंग टू बी सेम एज इट इज़ टुडे? इट कैन बी सेड विथ कुछ सर्टन, आप कुछ सर्टनिटीज़ के साथ कह सकते हो कि नहीं, जो सोसाइटीज़ हैं विल विटनेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब पॉपुलेशन में उतार या चढ़ाव. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन बढ़ सकती है, पॉपुलेशन कम हो सकती है, दैट विल बी योर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. नेक्स्ट वुड बी योर जोग्राफिकल शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन, या फिर जोग्राफिकल शिफ्ट यानी कि अगर हो सकता है कल को अंटार्कटिका के, आर्कटिक के जो भी ग्लेशियर्स हैं सब मेल्ट हो जाएं और लोग जाके वहाँ पे रहने लग जाएं. सो दिस इज़ व्हाट जोग्राफिकल शिफ्ट. लोग मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, यू कैन मूव एनीवेयर. टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन होना श्योर है, एंड वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की कमी. अभी जो वाटर स्कार्सिटी है ये सबसे ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है विच इज़ कपल्ड विद श्रिंकिंग सप्लाईज ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन. और ये जो वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है ये क्यों हो रही है? ओवर यूटिलाइजेशन. आप पानी का बहुत अधिकतम यूज़ कर रहे हो, और तो और उसको यूज़ करो भैया, यूज़ करोगे वापस उसको रीजनरेट करने की कोशिश करो, बट नॉट जस्ट यूज़, यू आर एक्चुअली पॉल्यूटिंग द वाटर, एंड दैट इज़ व्हेन द प्रॉब्लम बिगिन्स. जो वाटर है एक साइक्लिक रिसोर्स है. साइक्लिक रिसोर्स कैसे? आप यूज़ करोगे, इवेपोरेट हो जाएगा, ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे, पानी गिरेगा, रेन. सो इट इज़ अ साइक्लिक रिसोर्स. इट विल नॉट, पानी कभी भी ख़त्म नहीं हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि सारा पानी कहीं उड़ जाएगा. इट विल नॉट बी द केस कभी भी. हमारी प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास पानी की कमी है, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यूजेबल पानी की कमी है. मतलब जो पानी मैं आप हम पिए, हम यूज़ कर सके, खाना बना सके, जिससे नहा धो सके, वो पानी नहीं है हमारे पास. 71% ऑफ हमारे इंटायर अर्थ में पानी ही पानी है, बट उसका सिर्फ 3% वाटर ऐसा है जो कि फ्रेश है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. इनफैक्ट 3% में से भी आधे से ज़्यादा ग्लेशियर्स में अंटार्कटिका आर्टिक में जमा हुआ है. सो इट्स फ्रोजन ग्लेशियर्स के फॉर्म में, एंड यू कैन नॉट यूज़ इट. सो 3% का भी बहुत माइनर परसेंट होता है, जो परसेंटेज है जो मैं और आप यूज़ कर सकते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वैरीज ओवर स्पेस एंड टाइम. और ये जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है ये स्पेस और टाइम में अलग अलग होती है. यानी कि देर आर सम कंट्रीज जैसे रशिया है, वहाँ पे आपको पानी जनरली मिल जाता है, बिकॉज ग्लेशियर्स वगैरह ऊपर के इलाकों में काफ़ी ठंडी है, तो पानी की अवेलेबिलिटी है. देन बहुत सी कंट्रीज जैसे कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, सहारा वगैरह. सो जगह और लोकेशन, प्लेस और फ्रेश वाटर ये डिपेंड करता है. अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन होती है पानी की. फिर पानी सिर्फ कमी नहीं, पानी को लेकर टेंशन, लड़ाइयाँ, डिस्प्यूट, कंट्रोल, किसकी रिवर कौन सी. जैसे हमारी कंट्री में भी कावेरी नदी है ना नीचे साउथ में, तो उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है कि नहीं इसको तमिलनाडु यूज़ करेगा, केरला यूज़ करेगा, कर्नाटका यूज़ करेगा. सो पानी को लेकर टेंशन, पानी. गोल्ड को लेकर लड़ाई होती है, पैसे को लेकर लड़ाई होती है. लड़ाई क्यों होती है? उन चीज़ों को लेकर लड़ाई होती है जिनकी कमी होती है. ज़मीन, लैंड को लेकर लड़ रहे हो आप, क्यों? क्योंकि इनकी स्कार्सिटी है. सिमिलर इज़ द केस विद वाटर. वाटर की कमी होने की वजह से इट लीड्स टू टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स. तो ये जो टेंशन्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं पानी को शेयरिंग को लेकर, ये बहुत कम्युनिटी के बीच में लड़ाई का मुद्दा बन रहे हैं. चाहे रीजन्स हों, चाहे स्टेट्स हों, कंट्रीज़ हों. इंडिया, हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल.
तो पानी का असेसमेंट यानी कि देखना कि कहाँ पे कितना पानी है, किसको कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, आपका एफिशिएंट यूज़, और जो पानी है वो एफिशिएंटली किस तरह से यूज़ किया जा सके और उसको कंजर्व करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं अगर आपको डेवलपमेंट इंश्योर करना है। पानी के बिना लाइफ नहीं है, यू नो दैट। फूड, वाटर आर योर बेसिक थिंग, यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। सो इन द चैप्टर वी शैल डिस्कस हम वाटर रिसोर्सेज को देखेंगे, उनकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे किस तरह से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया में, इंडिया वर्ल्ड का 2.45% एरिया है पूरी दुनिया का। 4% पानी हमारे कंट्रोल में है, अगर 100% वाटर है तो उसका 4% कंट्रोल हमारे पास है। 16% वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन भी हमारे पास है। सो द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, पूरे पानी जो जितनी भी बारिश होती है हमारे कंट्री में पूरे साल में, उससे हमको 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी मिलता है। 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी मिलता है, इट्स ह्यूज। द अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर यानी कि जो नदियों में, पॉन्ड्स में, लेक्स में पानी है, और ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर से आ रहा है, ये मिला के आपका 1869 क्यूबिक मीटर्स पानी हो जाता है। इसका हम 60% ही यूज़ कर पाते हैं। 10 जो कंट्री एक्चुअली में जितना पानी उसके पास यूज़ करने के लिए है वो कितना है, 1122 क्यूबिक किलोमीटर पानी अभी आ रहा है, पर हम सारा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम यूज़ कितना कर पाते हैं, 1122 क्यूबिक किलोमीटर। अब रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस वाटर रिसोर्सेज। जो सरफेस वाटर रिसोर्सेज होते हैं, मेजर सोर्सेज हैं इनकी रिवर, लेक, पॉन्ड्स, टैंक्स। कंट्री में करीब 10,360 रिवर्स हैं। हमारी कंट्री में 10,360 रिवर्स हैं, और उनकी ट्रिब्यूटरीज 1.7 किलोमीटर ईच, इतनी लंबी लंबी ट्रिब्यूटरीज हैं। द मीन एनुअल फ्लो ऑफ द रिवर बेसिन्स, और ये एक साल में मतलब मीन एनुअल फ्लो करीब 1869 क्यूबिक किलोमीटर पानी निकलता है इनमें से। हाउएवर ट्रोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल और बाकी कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, यानी कि अभी जैसे पानी गंगा से आ रहा है, हिमाचल वहाँ से उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से, तो अभी वहाँ पे जाके अब पानी जमा हुआ है, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो टोपोग्राफी की वजह से, हाइड्रोलॉजिकल, कहीं का पानी पॉल्यूटेड है, इस वजह से आप यूज़ नहीं कर पाते हो। तो टोटल पानी आप 690 क्यूबिक किलोमीटर ही यूज़ कर पाते हो, यानी कि 32% पानी ही यूज़ हो पाता है। जितना आपके पास टोटल सरफेस वाटर अवेलेबल है उसमें से आप सिर्फ 690 क्यूबिक किलोमीटर पानी यूज़ कर पाते हैं। वाटर फ्लो, किसी भी नदी में पानी का जो फ्लो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया यानी कि जो नदी है वो पानी को कैच कहाँ से करके ला रही है, विच मीन्स अगर मैं एक यहाँ से पानी गिरा दूँगी, तो मैं इस बॉटल से पानी गिरा दूँगी, तो जो पानी गिरेगा उसका कैचमेंट एरिया क्या होगा, बॉटल होगी। उसी तरीके से जो हमारी इंडियन रिवर्स होती हैं उनका कैचमेंट एरिया कहीं ना कहीं ग्लेशियर, कुछ मानसरोवर लेक, राक्षस ताल, तो इस तरह के अलग अलग हमारे सोर्स हैं। तो जहाँ से रिवर पानी लाती है कैच करके, उसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो जितना बड़ा और जितना पानी वाला आपका कैचमेंट एरिया होगा, उतनी ज़्यादा रिवर में फ्लो होती है। एक तो कैचमेंट एरिया, और दूसरा रेनफॉल, जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे पानी का फ्लो बढ़ेगा। तो कैचमेंट एरिया का साइज़ और रेनफॉल, ये दोनों चीज़ें पानी के फ्लो को डिसाइड करते हैं, यानी कि एक नदी में इतना सा पानी है या इतना सारा पानी है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो आ कहाँ से रही है और उसके ऊपर बारिश कितनी हो रही है। तो ये चीज़ें हमने अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट, आप 11th क्लास की पढ़ सकते हैं, आई एम टीचिंग दैट एज वेल, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दैट प्रेसिपिटेशन इज मेनली कंसनट्रेटेड इन मानसून सीजन। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो बारिश है, जो एक रीज़न बनती है वाटर फ्लो का, ये कब होती है, ये सिर्फ मानसून सीजन में होती है, यानी कि जब बारिशों का मौसम आएगा तभी होती है। यू ऑल्सो हैव स्टडीड कि किस तरह से हमारी कंट्री में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, इन सब के काफ़ी ह्यूज कैचमेंट एरियाज़ हैं, और इसीलिए ये रिवर्स पेरिनियल रिवर्स हैं, यानी कि ये पूरे साल भर बहती हैं। इन रिवर्स में कुछ स्टॉपिंग नहीं है, थ्रू आउट द ईयर ये बहती है। गिवन दैट द प्रेसिपिटेशन इज रिलेटिवली हाई इन द कैचमेंट एरियाज ऑफ, और ये क्यों इतना पानी है इनमें, पेरिनियल क्यों है, क्योंकि जो कैचमेंट एरियाज हैं वो हाई हैं और उनमें बड़े बड़े हैं, तो वहाँ से इनको पानी का सोर्स मिलता रहता है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बराक रिवर, ये जो रिवर्स हैं, बट ये रिवर्स सिर्फ हमारी कंट्री की सिर्फ 1/3 रिवर्स ऐसी हैं जो कि इतना पूरे साल भर पानी डालती हैं।
मच ऑफ द एनुअल वाटर फ्लो इन साउथ रिवर्स, जो साउथ इंडिया की रिवर हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसको जनरली ज़्यादा पानी नहीं आता है, इसमें से तो जितना भी आता है वो सारा कंप्लीट मोस्टली सारा यूज़ कर लिया जाता है। बट आज भी हमको गंगा और ब्रह्मपुत्रा में ओवर पानी आता है जिसकी वजह से फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं और हम इस पानी को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के लिए एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की बात करी गई थी कि किस तरह से जो नॉर्थ में पानी, रिवर्स में इतना सारा पानी है और फिर कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, तो क्या हम नॉर्थ से ये रिवर्स को नीचे तक ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, तो इसको रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। यू कैन एक्चुअली स्टडी रीड अबाउट इट। ये तो थे हमारे सरफेस वाटर रिसोर्सेज, जो सरफेस से पानी मिल रहा था। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर से भी पानी मिलता है। तो जो टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर यानी कि टोटल पानी जो आपके पास यूज़ करने के लिए है वो कितना है, 432 यानी कि 432 क्यूबिक किलोमीटर। जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसन है उनका करीब 49% ऑफ जो टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, गंगा ब्रह्मपुत्रा ने इसमें कितना ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, 46% ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन्हीं की वजह से है। जो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, अभी जो ज़मीन से पानी लेने का सिस्टम है ये पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, रिलेटिवली हाई। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, हरियाणा ने तो उन्होंने ग्राउंड वाटर इतना यूज़ कर लिया है, उनके वहाँ पे ज़मीन के अंदर से पानी ही नहीं निकलता। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स, पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, यहाँ पे ग्राउंड वाटर को बहुत हाई अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है क्योंकि नदियाँ पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रहा है और इरिगेशन, खेती बाड़ी, पंजाब हरियाणा में खेती करनी है, पानी चाहिए, बारिश पे डिपेंडेंट हैं, नदियों पे डिपेंडेंट हैं, ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है, कुछ ऐसा नहीं है जिसपे वो अपनी इरिगेशन के लिए डिपेंडेंट नहीं है। पर इन दी लॉन्गर रन इससे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है। द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज़ वेरी हाई इन दी स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु में यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हाउएवर कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला जो बहुत कम ग्राउंड वाटर यूज़ करती हैं, वेरी नाइस। फिर कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मॉडरेट, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। इफ द प्रेजेंट, अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो हमारी जो वाटर की डिमांड है उनको सप्लाईज चाहिए होंगी और सप्लाईज होंगी नहीं। एंड सच सिचुएशन विल बी डेट्रीमेंटल, और अगर पानी की कमी हो गई तो हमारी डेवलपमेंट फिर आप भूल ही जाओ। और इससे सोशल प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रप्शन, लड़ाई झगड़ा, टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी इश्यूज क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इज योर लगून्स एंड बैकवाटर्स। इंडिया का कोस्ट लाइन, इंडिया हैव अ कोस्ट लाइन एंड कोस्ट इज़ वेरी इंडेंटेड। तो हमारी इंडिया के नीचे आपको पता है कोस्ट लाइन है। अब ये जो कोस्ट लाइन है ना, इंडेंटेड का मतलब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कहीं से थोड़ी ऐसे मुड़ी हुई है, फिर ऐसे मुड़ी हुई है अंदर को। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से अंदर की साइड आपके पानी स्टोर हो जाता है, जिसको हम लगून या फिर बैक वाटर्स बोलते हैं। नंबर ऑफ लगून्स हैं, लेक्स हैं। केरला में जो वेम्बनाड लेक है, इट्स अ लगून लेक। क्या है ना, पानी, जैसे अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ पानी है और इसके आसपास यहाँ ऐसे इतना सा लैंड हो गया, पानी इतने सोर्स से अंदर आ रहा है, इसको हमने लगून लेक बोला है। यहाँ पे सरफेस वाटर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है लगून लेक्स की वजह से। ऑल्दो यहाँ पे जो पानी होता है, देखो समुद्र का पानी है तो ब्रैकिश होगा, सॉल्टी वाटर होता है। वाटर बॉडीज फिशिंग वगैरह करने के लिए, पैडी चावल वगैरह ग्रो करने के लिए, कोकोनट ग्रो करने के लिए ठीक है, पानी यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज योर वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली बीन एग्रेरियन इकोनॉमी रहा है। 2/3 ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। हेंस डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन को अगर हमें सही करना है एग्रीकल्चर के केस में, तो उसकी वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था हमारे वाटर पे। इस वजह से हमने काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स यानी कि जो डैम्स वगैरह थे उनको कंस्ट्रक्ट किया। आपका भाखरा नंगल डैम, हीराकुद डैम, दामोदर वैली, नागार्जुना सागर, इंदिरा गांधी केनाल, ये कुछ डैम्स हैं जो कि पानी को इरिगेशन के पर्पज़ के लिए स्टोर करने के लिए बनाए गए। नेक्स्ट इज योर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सो इन दिस हमने देखा कि किस तरह से जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिडली डिग्रेड हो रहे हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल पानी है बहुत जल्दी रैपिडली कम होता जा रहा है। जो मेजर रिवर्स हैं हमारी कंट्री की जनरली रिटेन बेटर। ये जो मेजर रिवर्स हैं वो उनकी क्वालिटी बेटर कहाँ पे होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। यानी कि अगर जो गंगा है वो उत्तराखंड से आती है तो उत्तराखंड में पॉपुलेशन कम है कंपेयर टू यूपी, तो वहाँ पे तो उसकी क्वालिटी अच्छी मेंटेन रहती है। यूपी में आते आते ख़राब हो जाती है, बिहार में आते आते और ख़राब हो जाती है।
तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है वैसे वैसे जो उस रिवर है उसकी क्वालिटी ख़राब होने लगती है। प्लेन्स में जो रिवर्स है वो इंटेंसिवली, आप प्लेन एरिया में आते जैसे यूपी में आते ही आप रिवर को इरिगेशन के लिए, पानी पीने के लिए, डोमेस्टिक घर के काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ करने लग जाते हो। रिवर्स के मल्टीपल यूजेस हो जाते हैं और इस वजह से उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जो अब वो नालियाँ, आपने एग्रीकल्चर में पानी, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए पानी डाला, अब पानी बहकर नालियों में जाएगा, ड्रेन्स में जाएगा। अब उस पानी के साथ क्या मिला होता है? फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स। अभी जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स होते हैं ये ना कि सिर्फ वो पानी बट वो नाली, वो ड्रेन जब बड़े ड्रेन से जाके मिलेगी तो वो उस पानी को भी कंटामिनेट करेंगे। तो जो आपके इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, आपका सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, इंडस्ट्रीज जो होती है ना, मशीन्स चलती हैं, तो मशीन्स को कूल डाउन करने के लिए उनमें पानी डाला जाता है। तो वो पानी इतना गर्म हीटेड वाटर होता है कि डायरेक्टली आप उसको जब ओशन वगैरह में डालते हो तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, फिशेज वगैरह, एक्वेटिक लाइफ हार्म होती है। और समर के टाइम पे क्या होता है? वाटर इवेपोरेट हो जाता है। अब समर में जब पानी इवेपोरेट हो रहा है तो केमिकल इवेपोरेट नहीं होंगे, सिर्फ H2 इवेपोरेट करने की क्षमता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उसकी वजह से क्या होता है, मान लो दिस इज माई वाटर बॉटल, इसमें पानी भी है और इसमें केमिकल्स भी हैं। अभी क्या हुआ? इवेपोरेशन होना शुरू हुआ, तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप देखो इतना सा पानी बचा। इतने पानी में भी 10% केमिकल्स थे, इतने पानी में भी 10% केमिकल्स हैं। केमिकल्स नहीं उड़े हैं, कौन सा ज़्यादा हार्मफुल हुआ? तो समर्स में क्या होता है, ये जो कंसंट्रेशन है केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस हो, चाहे आपका सॉलिड वेस्ट हो, ये बहुत ज़्यादा, इनका कंसंट्रेशन यानी कि इनकी जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा भर जाती है पानी में, विच इज़ वेरी डेंजरस। जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जिसको हम CPCB भी बोलते हैं, उसने स्टेट्स के साथ मिलके कुछ 5007 स्टेशंस पर एक्वेटिक रिसोर्सेज को स्टडी कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं, जो जानवर हैं, वो मरे। जो डेटा है जो हमको मिला है वो बताता है कि किस तरह से सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, क्या है, ये सारी चीज़ों को बताता है। ये जो बैक्टीरियल और ऑर्गेनिक आप कंटेमिनेशन कर रहे हो, पानी को गंदा कर रहे हो, वो मेजर सोर्स है पॉल्यूशन का। जो रिवर, यमुना रिवर, हम सबको पता है दिल्ली से इटावा के बीच में ऊपर से आती तब पॉल्यूशन नहीं होती है, दिल्ली में पॉल्यूटेड होना शुरू होती है और दिल्ली से इटावा तक काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। पॉल्यूशन तो दूर की बात है, आपको दिख ही जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। पानी में इसमें जनरली बहुत कम लेवल रहता है बिकॉज हाईली पॉल्यूटेड रिवर है। अदर कुछ और पॉल्यूटेड रिवर्स हैं जैसे कि आपकी साबरमती नदी जो अहमदाबाद में है, गोमती नदी जो लखनऊ में है। अब देखो ये जो जितनी भी रिवर्स हमने देखी ये सारी ना बड़ी बड़ी सिटीज़ के आसपास है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ये सारा इतना ज़्यादा हो गया है कि इसकी वजह से रिवर्स पॉल्यूट हो गई है। आपकी काली नदी, अदैयर नदी, कोवम नदी, वैगई नदी जो मदुरई में है, हैदराबाद में आपकी मूसी रिवर है, गंगा, कानपुर में गंगा, वाराणसी में गंगा, तो ये सिटीज़ की वजह से पॉल्यूशन हुआ है। जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है ये भी होने लग गया है क्योंकि हैवी टॉक्सिक। अब क्या है ना, देखो अब ये पानी था, मैंने बताया ना इतना पानी, इसमें भी 10% केमिकल्स है। नीचे मिट्टी है, ये पानी मिट्टी क्या करेगी? सोख कर लेगी। अब जब मिट्टी ये पानी सोख करेगी तो उसमें केमिकल्स भी तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे ना, तो उसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। फ्लोराइड, मेटल्स, हैवी टॉक्सिक मेटल्स, नाइट्रेट्स, ये सारी चीज़ें हमारे सॉइल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने कोशिश नहीं करी है, कोशिश करी गई है। वाटर एक्ट बनाया गया था 1974 में, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 में, कुछ खास इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसका रिजल्ट ये है कि 1997 में 251 ऐसी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी जो नदी के किनारे बनी हुई थी, जो नदी से पानी लेती थी और फिर गंदा पानी वापस उसमें, साफ पानी लेती थी और गंदा पानी वापस उसमें। तो ये नदी, रिवर्स, लेक्स के आसपास बनी थी, विच इज़ वेरी डेंजरस। वाटर सेज एक्ट बनाया था कि अगर आप पानी यूज़ करोगे तो आपको उसका टैक्स भरना पड़ेगा 1977 में। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इसके भी कुछ खास इम्पैक्ट्स हमको नहीं दिखे। तो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप पब्लिक अवेयरनेस, पानी की इम्पोर्टेंस लोगों को बताओ, दैट नो वाटर नो लाइफ, किस तरह से वाटर पॉल्यूशन उनकी लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहा है। जो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाओगे, एक्शंस बढ़ाओगे, ये सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे वो डोमेस्टिक से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से हो। सो पब्लिक अवेयरनेस इज़ द की। सो
I guess that's it for today. ये recycle, reuse of water, watershed management, rainwater harvesting, and some projects we will be seeing in the next class. Do hit the like button, do subscribe the channel, leave your comments, compliments, and suggestions in the comments. Thank you and have a nice day.